नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार संस्कृत प्रभावी मित्रों। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा हेतु संस्कृत विषय के लिए सुपर 30 प्रश्नोत्तरी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को लगातार दी जा रही है। यह तीसरा वीडियो है, यानी भाग तीसरा है, और 100% इन सभी प्रश्नों का लाभ आप सभी को आगामी सुपर टेट एवं टेट परीक्षा में प्राप्त होने वाला है। इस वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें, और जो भी साथी इस चैनल पर नए हों जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और शेयर लाइक जरूर करें। आइए देखते हैं, हम लोग देर न करके सुपर 30 प्रश्नों पर बात करते हैं, और एक एक वीडियो को जरूर देख लेंगे। यह तीसरा वीडियो है, यानी भाग तीसरा है। लगातार आप सभी को निःशुल्क किसी प्रकार के सुपर 30 प्रश्नोत्तरी आप सबके बीच में रखे जाएंगे। बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से, मनोवैज्ञानिक तरीके से सारे क्वेश्चन को सेट किया गया है, और यही प्रश्न आपको ज़रूर आपकी परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा। तो आइए देर न करके बात करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न देखिएगा यहाँ से, पा धातु परस्मैपदी का लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप। देखिए आपके लिए पा धातु इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पा को 4 लकारों में पिब आदेशित होता है। पिब, इनका रूप चलता है पिब। ठीक है, पा धातु पीने के अर्थ में होती है, उसको पिब आदेशित होता है। वो 4 लकार हो, 4 लकार हो। यद्यप लकारों की संख्या होती है 10, आपसे यह भी सवाल पूछा जाएगा कि लकारों की संख्या कितनी होती है, 10। एक लकार और होता है, यानी लेट लकार। लेट लकार कहाँ पाया जाता है, वेद में। लेट वेद। यद्यप 10 लकार हैं तो 11 लकार, तो 11 में से एक माइनस हो जाता है, वह वेदों में पाया जाता है, तो इसलिए लकारों की संख्या केवल होती है 10। एक सवाल यह भी पूछा है, तो वह कौन सा लकार है जो वेदों में पाया जाता है, तो वह है लेट लकार। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, जान लीजिए आप लोग। लकारों की संख्या अगर पूछता है तो लकार संस्कृत भाषा में 10 होते हैं। आपके पाठ्यक्रम में 5 ही हैं, और 4 लकारों में पा को पिब आदेशित होता है। जो लट है, लोट लकार, नोट कर लीजिए, लंग लकार और विधिलिंग लकार, ये 4 लकार हैं जिसमें पा को पिब आदेशित होता है। बाकी शेष 6 लकारों में पा को पा ही रहता है। ठीक है, तो पूछा है कि लट लकार प्रथम पुरुष। लट लकार वर्तमान काल के अर्थ में होता है, तो वर्तमान काल के अर्थ में लट लकार होता है। द्विवचन का रूप पूछा है प्रथम पुरुष का। पुरुष, तो यहाँ पर देखिएगा प्रथम पुरुष में बनता है पिबति, पिबतः, पिबन्तु। तो इसका सही जवाब होगा द्विवचन का रूप, यानी पिबतः। विकल्प बी सही होगा। लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप, देखिए तो विभेष रूप बनता है। विकल्प बी सही होगा। भी धातु का भी रूप लट लकार का कम से कम तैयार कर लीजिए आप लोग। बहुत इंपॉर्टेंट धातु है, बस केवल यही कि लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप विभेष बनता है। ठीक है, वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो आप देख लेंगे 33। और ये व्यंजन और स्वरों की संख्या पूछेगा तो 9 संस्कृत भाषा में। अदस शब्द का स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। असौ, अदह, अमु, अमुम। यहाँ पर देखिएगा अदस शब्द का स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप स्त्रीलिंग में पूछा हुआ है, प्रथमा विभक्ति एक वचन में ना, तो असौ ही बनता है एक वचन में, चाहे वो पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो। ठीक है, उसके बाद आपका सब छटे हुए प्रश्नों को आपको देखना है। बहुत सारे ऐसे प्रश्न आपको सामने दिख रहे होंगे जो आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि वे सभी प्रश्न जो है उच्च परीक्षाओं के लिए हैं, जैसे टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर इत्यादि के लिए हैं। उन प्रश्नों को मैं चर्चा नहीं करूंगा, सिर्फ टेट लेवल के प्रश्नों को मैं चर्चा करूंगा। उन्हीं पर आप ध्यान दीजिए, बस आपका काम बन जाएगा। यानी 30 में 26, 27, 28 क्वेश्चन आप आराम से कर जाएंगे। किसलयमिव मुग्धम बंधनाद विप्रलूनम हृदय कमल शोषी दारुणो दीर्घ शोकः। यह प्रस्तुत श्लोक उत्तर रामचरितम से है। बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तर रामचरितम से है। उत्तर रामचरितम करुण रस प्रधान नाटक है, भवभूत की रचना है। यह भी आपसे पूछा जा सकता है। इसमें 7 अंक हैं। नायक राम है, नायिका सीता है। लृ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, लृतुलसा नाम दंता, तो ये दंत होगा। लृ और तू मतलब होता है तथा दधना, लृतु ल, और ये वाला स, इन सभी यानी लृ और तू मतलब तथा दधना और ल,
और श, इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? दंताह, दंत है। ये पूछा जाएगा। कंठ का क्या है? अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। अ और कु मतलब कख गघ अंगा, और ह मतलब जो ह आप बोलते हैं, और विसर्ग, इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ है। और फिर आप देखिएगा इचु यशा नाम तालु। ई और चु, चु मतलब च छ ज ञ, य और श तालव्य स जिसको बोलते हैं हम लोग, इनका उच्चारण स्थान तालु है। और ऋटु रसाणाम मूर्धा री, और टू, टू मतलब ट ठ ड ढ ढ और र, ठीक है। इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है। तो उच्चारण स्थान अगर पूछा जाएगा आपसे तो उच्चारण स्थानों की संख्या होती है 7, जिसमें 4 आपके सामने ही है। 3 मैं और बता दे रहा हूँ आपको। 3 उच्चारण स्थान क्या हैं? एक तो नासिका हो गई, एक ओष्ठ हो गया, और एक जिह्वा मूल। यही केवल है जिह्वा मूल। यही 7 उच्चारण स्थान होते हैं। पाणिनि शिक्षा के अनुसार 8 होते हैं, लेकिन आपको यही बताना है उच्चारण स्थानों की संख्या केवल 7 है। अगर विकल्प में 8 है तो 8 लगा दीजिएगा। वहाँ पर उरस भी बताया गया है उच्चारण स्थान पाणिनि शिक्षा में, आचार्य पाणिनि के अनुसार। पावक का संधि विच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है। पौ धन अकह बराबर पावका। यहाँ अयाद संधि स्वर संधि है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। पावका, नायका, ठीक है। तो आपसे ये सभी अयादि संधि के उदाहरण हैं। और वित्राथा नाम भय हेतु में कौन सा कारक होता है? वित्राथा नाम भय हेतु यहाँ पर अपादान कारक हो गया, ठीक है। आगे देखिए, उपसर्ग धातु के साथ कहाँ आता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। उपसर्ग हमेशा आगे लगता है, यानी कि पहले, किसी शब्द के पहले उपसर्ग और किसी शब्द के बाद में प्रत्यय लगते हैं। हनुमते नमः, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट योगा, चतुर्थी विभक्ति होती है। ये तो उपपद विभक्ति होती है। नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। आप लोग नोट, नमः के योग में, स्वस्ति के योग में, स्वाहा के योग में, स्वधा के योग में, ये शब्द जब कहीं भी दिखेंगे तो आपको पहले जो भी शब्द होगा उसमें चतुर्थी विभक्ति हुआ रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर देते रहें। और लट लकार किस काल का बोधक होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्तमान काल का। भविष्य काल के लिए लट लकार आता है। ये आपका यानी वर्तमान काल के अर्थ में 13 नंबर का, ठीक है। और भूतकाल के अर्थ में बहुत सारे लकार होते हैं, लेकिन आपको लंग लकार मुख्य रूप से याद करना है, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में है। परोक्ष भूतकाल के लिए लिट लकार का प्रयोग होता है। ये चारों विकल्प की हमने व्याख्या। तिलक मंजरी, ये कि धनपाल की रचना है, आप याद कर लीजिए। इसी बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, पूछी जा सकती है ना। भास के 13 नाटक हैं, ठीक है। आइए, धनपाल। तो कभी आप कहीं निमंत्रण इत्यादि में जाते हैं, तिलक में या कहीं भी जाते हैं, तो वहाँ आपको धन दिया जाता है तिलक लगा करके, तो आपको याद रहेगा धनपाल, तिलक मंजरी, ठीक है। कादम्बरी में किसके 3 जन्मों का वर्णन है? तो यहाँ पर चंद्रापीठ का। चंद्रापीठ कादम्बरी का नायक है। कादम्बरी किसकी रचना, यह सवाल पूछा जाएगा। कादम्बरी बाणभट्ट की रचना है। कादम्बरी किसकी रचना है? बाणभट्ट की रचना है। यह सवाल आपसे पूछा जाएगा। किस प्रकार की रचना है? यानी कथा है, कथा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आपसे पूछा है। कादम्बरी में 3 जन्मों की कथा बताई गई है, कहानी, ठीक। रामा पुस्तकम, कठत लिखा हुआ, यहाँ पठत कर लेंगे। पठत का कर्मवाच्य क्या है? तो हमेशा कर्मवाच्य में कर्ता जो होता है राम है, वह तृतीय व्यक्ति में होता है, तो रामेण हो जाएगा। रामेण पुस्तकम पठ्यते, ये सवाल आपका सही है, विकल्प सी। बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। अर्थो ही कन्या परकीय एवं तामद्य संप्रेष्ट परिगृहीतु, यह वक्तव्य किसका है? तो यहाँ पर काश्यप का है, यानी कण्व का है। काश्यप का ही अन्य नाम है कण्व। कण्व ऋषि अभिज्ञान शाकुंतलम में, ये सूक्ति दे करके पूछा जा सकता है कि कहाँ से है। अभिज्ञान शाकुंतलम से है, कि उन्होंने कहा कि कन्या जो है पराया धन होती है, ठीक है। अर्थो ही कन्या परकीय, जब शकुंतला का चतुर्थ अंग में विदाई होती है तो वहीं पर जो है इस सूक्ति को बोला गया है। कण्व ऋषि, इसका नाम है काश्यप भी कहा गया है। संबोधने च सूत्र से विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति होती है।
नोट कर लीजिए, संबोधने च सूत्र से प्रथमा व्यक्ति होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और द्वादश शब्द में कौन से समास है? द्वंद्व समास है, बहुत इंपॉर्टेंट। छटे हुए शब्द रखे गए, अक्सर ही परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। द्वादश में कौन सा? तो द्वंद्व समास है। दो पादव यस्य स तो यहाँ द्विपाद बनेगा, यानी कि विकल्प भी सही होगा। 20 नंबर प्रश्न। शिवराज विजयम के कथानक के प्रारंभ का काल, ये आपसे पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो रचना पूछा जाएगा, शिवराज विजयम के रचनाकार कौन है? पंडित अंबिका दत्त व्यास हैं। यह एक उपन्यास है, यानी संस्कृत साहित्य का सबसे तगड़ा उपन्यास, यही एकमात्र परिगणित होता है, उपन्यास विधा में है। और यह प्रातः काल से प्रारंभ होता है। शिवराज विजयम का कथानक प्रारंभ होता है प्रातः काल से। चंद्रापीठ के पिता का नाम है, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, तारापीठ, बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रापीठ जो कि कादम्बरी कथा का नायक है, नायिका कादम्बरी है। कादम्बरी का मतलब होता है मदिरा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। ठीक है, अब आपसे केवल वनेचर किस वन में युधिष्ठिर के पास आया है? द्वैत वन में। ये किरातार्जुनीयम का पात्र है द्वैत वन में। ठीक है, ये सवाल पूछा जाए। किरातार्जुनीयम एक महाकाव्य है, उसमें 18 सर्ग हैं। प्रथम सर्ग ही मात्र पढ़ना है। प्रथम सर्ग में कुल 46 श्लोक हैं, 1 से लेकर के 44 तक वंशस्थ छंद है, 45 में पुष्पिताग्रा और 46वें में मालिनी छंद है। ऐसा सवाल पूछा जाता है। और किरातार्जुनीयम भारत की रचना मात्र एक रचना है, इसके अलावा कोई रचना नहीं रचा है। आप लोग इन चीज़ों को नोट करते जाएंगे, 100% यही सवाल बनने वाले हैं आपकी परीक्षा में। चलिए, सारे सवाल आपको नहीं देखना है। किरातार्जुनीयम का प्रथम पद्य किस छंद में है? तो यहाँ पर प्रथम पद्य जो स्टार्ट होता है श्रियः करुणाम अधिपस्य पालिनी, वंशस्थ छंद में है। यानी कुल प्रथम सर्ग में 1 से 44 तक वंशस्थ छंद हैं, 45 में पुष्पिताग्रा है और 46 में मालिनी छंद है। यक्ष ने मेघ को किस मास के प्रथम दिवस को देखा था? तो यहाँ पर आषाढ़ से प्रथम दिवस है, आषाढ़ के महीने में देखा था यक्ष। और मेघ का वर्णन जो है मेघदूतम में है, जो कि कालिदास की रचना है। वह खंड काव्य अथवा दूत काव्य है, अथवा विरह काव्य है, अथवा गीत काव्य कहा जाता है। विदिशा नगरी में कौन सी नदी? देख लीजिए, वैत्रवती नदी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा, अभिज्ञान शाकुंतलम में कर्ण ऋषि को किस अन्य नाम से वर्णित किया गया है? तो अभी आपको बताएं हैं, काश्यप नाम से। काश्यप, क से कण्व, क से काश्यप, ध्यान रहे। ठीक है, दुष्यंत के वंश का नाम क्या है? पुरवंश, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का नाम क्या है? छायांक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उत्तर रामचरितम भवभूत की रचना है, इसमें 7 अंक हैं। करुण रस प्रधान नाटक है और इसमें तृतीय अंक को छायांक कहा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुरला एवं तमसा कौन सी हैं? तो मुरला एवं तमसा ये दोनों नदियां हैं, नोट कर लेंगे, और उत्तर रामचरितम में आए हैं। तो हम अब ये बहुत कठिन है, आपसे इतना सवाल कठिन नहीं पूछा जाएगा। आप इम्पोर्टेंट चीज़ को देखिएगा, मैं आपको वही प्रश्न रखूँगा जो आपके अनुकूल होगा। अभिज्ञान शाकुंतलम में किस रीत का प्रयोग हुआ है? तो वैदर्भी रीत का प्रयोग हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। और कालिदास वैदर्भी शैली के लिए ही प्रसिद्ध है। ठीक है, को अन्यो हुतवा दग्धुम प्रभुत, ये जो है अनुसूया का है, बहुत विवादित प्रश्न रहा है यह, लेकिन आपको अनुसूया ही लगाना है। को अन्यो, अनुसूयो, आपको ट्रिक दिया, अनुसूयो, अनुसूयो और को अन्यो, ये आप सूक्ति वाक्य है, अभिज्ञान शाकुंतलम की प्रसिद्ध सूक्तियाँ हैं। अति स्नेही पाप संकी, यह भी सूक्ति वाक्य आप नोट कर लेंगे। अति स्नेही पाप संकी, ये जो है अभिज्ञान शाकुंतलम का, अत्यधिक स्नेह पाप का शंका कराता है। ठीक है, ज़्यादा अगर किसी के प्रति आप जो है उनका आदर सम्मान करते हैं तो उसमें पाप की शंका कराती है। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम की सूक्ति वाक्य है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की रचना है, विश्व प्रसिद्ध रचना है। यह नाटक है, इसमें 7 अंक हैं। नायक दुष्यंत है, नायिका शकुंतला है। श्रृंगार रस प्रधान नाटक है। ठीक है, मेघदूतम भी कालिदास की रचना है, खंड काव्य है, दूत काव्य। इसमें 2 भाग हैं, पूर्व मेघदूतम, उत्तर मेघदूतम। ऐसा सवाल बनेगा। इसका नायक यक्ष है, यक्षिणी नायिका है। विरह काव्य है यह। और कुमार संभवम, यह भी महाकाव्य है, इसमें 17 सर्ग हैं। यह भी कालिदास की रचना है। मालविकाग्निमित्रम, यह नाटक है, कालिदास की रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 5 अंक हैं।
अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में विस्कंभक है तो प्रारंभ में है, अंक के प्रारंभ में। किरातार्जुनीयम महाकाव्य में कितने सर्ग हैं, यह इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा। इसमें 18 सर्ग हैं। अर्थगौरव के लिए कौन प्रसिद्ध है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थगौरव के लिए भारत प्रसिद्ध है, भारत। अर्थगौरव का मतलब होता है गागर में सागर भरना, ठीक है। चलिए, बाण ने कादम्बरी में किस रीत का प्रयोग किया है, तो इसमें पांचाली बहुत इंपॉर्टेंट है। बाणभट्ट की रचना है कादम्बरी और पांचाली शैली का प्रयोग किया। पांचाली शैली मतलब होता है जब बड़े बड़े सामासिक पदों का प्रयोग होता है और छोटे छोटे जब दोनों का मिश्रण होता है तो उसको पांचाली शैली कहते हैं। वैदर्भी और गौड़ी का मिश्रण ही पांचाली होता है, ठीक है। यानी अगर मिला दे गौड़ी शैली का और वैदर्भी शैली बराबर पांचाली शैली होती है, ठीक है। चलिए, चंद्रापीठ का विवाह किससे होता है, तो कादम्बरी से, ठीक है। ये कादम्बरी नायिका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कादम्बरी कथा है, 2 भागों में विभक्त है, पूर्व कादम्बरी और उत्तर कादम्बरी। मेघदूतम में किस छंद का प्रयोग हुआ, तो एक ही छंद का प्रयोग हुआ, मंदाक्रांता, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेघदूतम का छंद पूछा जाएगा, इसमें सारे के सारे छंद मंदाक्रांता में ही निबद्ध हैं। पूर्व मेघदूतम में भी और उत्तर मेघदूतम, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लेंगे ना। मेघदूतम में मेघ को किस नदी से जल ग्रहण करने की सलाह दी जाती है, तो नर्मदा नदी, नर्मदा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेघदूतम में यक्ष ने शापांत की अवधि मानी है 4 माह, 4 माह में। किस नाट्यकृति में गर्भांग मिलता है, तो गर्भांक जो है उत्तर रामचरितम में गर्भांक, यानी सप्तम अंक को गर्भांक कहा गया, 7 अंक है। तृतीय अंक को छायांक कहा गया। ये सारे सवाल पूछे जाते हैं। उत्तर रामचरितम को किस अंक को गर्भांक कहा जाता है, 7वें अंक को कहा जाता है, ठीक है। तो उत्तर रामचरितम में गर्भांक की योजना हुई है, ठीक है। मेरे ख्याल से आप सभी को ये सारे सवाल अच्छे लग रहे होंगे और आप लोग इन सभी जो भी सवाल सयुक्त या प्रधाने में करण कारक होता है, करण कारक संज्ञा होती है, ठीक है। सयुक्त या प्रधाने बहुत इंपॉर्टेंट है, तृतीय विभक्ति के प्रसंग में आता है। बालक का चतुर्थी एक वचन का रूप बालकाय बनता है, आप लोग याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अस्मद शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप मई बनता है। अगर युष्मद होगा तो त्वई बनता है, त्वई, ये सब याद कर लीजिए। अस्मद युष्मद इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल आपसे पूछे जाएंगे। 13 के लिए संस्कृत शब्द में त्रयोदश कहा जाता है, त्रयोदश, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। संख्या भी पूछी जाती है आपसे, 100% एक चैप्टर ही आपके लिए संख्या। 96 को कभी कभी पूछ जाता है, 70 को क्या कहा जाता है, सप्तति कहा जाता है, 80 को अशीत कहा जाता है। तो गिनती से कभी कभी 1-2 सवाल जरूर टेट में पूछे जाते हैं। कि कालिदास किस राजा के आश्रय जाता थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। कालिदास किसके दरबार में रहते थे, यानी कि 9 रत्न थे, विक्रमादित्य के 9 दरबारी कवियों में से एक कवि थे, ठीक है। रिक्तः सर्वो भवति ही लघु पूर्णता गौरवा, यह मेघदूतम की बहुत प्रसिद्ध सूक्ति है यार, आपसे पूछा जा सकता है, ये मेघदूतम की सूक्ति है। तो मेरे ख्याल से आज यहीं पर मैं रोकता हूँ, फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। इन सभी प्रश्नों को आप लोग जरूर देखते रहें, हल्के में न लें, बिल्कुल 100% यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं। इसके पूरे दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि आगामी टेट और सुपर टेट में यहाँ से सारे के सारे सवाल हूबहू जाके छप जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही है, शेयर करें वीडियो को, और जहाँ भी जुड़े हैं आप टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, क्योंकि कर भला तो हो भला, आप दूसरे की मदद करते हैं तो निश्चित रूप से ईश्वर यानी प्रकृति आपकी मदद कर देती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।